अमीर और गरीब बहू का रिपब्लिक डे। नीरजा प्लीज मेरी टाई बांध दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। ओफो आलोक, तुम देख रहे हो ना, मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और वैसे भी तुम दूध पीते बच्चे थोड़ी हो, एक टाई ही तो बांधनी है, वो तुम खुद भी तो बांध सकते हो। इतने में नीरजा के दोनों बच्चे अयांश रूही उसके पास आते हैं। मम्मी, हमारे स्कूल में रिपब्लिक डे है। मैडम ने कहा है हमें तिरंगे वाली ड्रेस पहनकर जाने को। मम्मी, मुझे तो खादी वाला कुर्ता चाहिए और फ्लैग वाला ब्रुश भी और नए जूते भी। मम्मी, मुझे तिरंगे वाला गाउन चाहिए और इसके साथ की मैचिंग बारबी क्लिप भी। ले मेरे प्यारे बच्चों को रिपब्लिक डे मनाना है। अयांश, शाम को तुम्हारा खादी वाला कुर्ता आ जाएगा और रूही तुम्हारी तिरंगे वाली गाउन भी। अभी तुम दोनों स्कूल जाओ, शाम को मैं कपड़े खरीद कर तुम्हारे लिए सिलने को ट्रेलर वालों को दे दूंगी। नीरजा की ये बात सुनकर गरीब सुधा झाड़ू रोक कर बड़े आस से कहती है, मेम साहब, आप रूही और अयांश बाबा के कपड़े सीने को मुझे दे दीजिए, मैं सस्ते में सी दूंगी। इससे मुझ गरीब को 2 पैसे की कमाई हो जाएगी। इस पर नीरजा गरीब सुधा को झड़पते हुए कहती है, किसी ने ठीक ही कहा है, तुम गरीबों को जितना मिलता है ना, तुम्हें उतना रास नहीं आता। मेरे बच्चों के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं जो तुम जैसी 2 कौड़ी की काम करने वाली गरीब से अपने बच्चों के कपड़े सीने को दूं। अब खड़ी क्या है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, जाकर उनका टिफिन तैयार कर। जी मेम साहब। सुधा आंखों में आंसू लिए चली जाती है। तभी आलोक कहता है, नीरजा तुम सुधा के साथ हमेशा उखड़ा उखड़ा बर्ताव क्यों करती हो? अरे वो गरीब अपने बच्चे पालने के लिए मेहनत कर रही है। आलोक, तुम्हें ना इस गरीब सुधा पर ज्यादा ही दया आती है, तुम इन जैसियों को नहीं जानते। तभी नीरजा की सास अपर्णा उसकी बात सुनकर कहती है, नीरजा बहू, किसी गरीब को दुत्कारना ठीक बात नहीं। सुधा किन्हीं दुख में यहाँ काम कर रही है, हम नहीं जानते। नीरजा के मन में सुधा के लिए जलन की वजह सिर्फ उसकी सास अपर्णा और पति आलोक का उसके दुखों का समझना था। जहाँ नीरजा अमीर घर की बहू थी, इसलिए घमंडी भी थी, वहीं सुधा बड़ी गरीब थी। उसके 2 बच्चे रानू, सोनू, बूढ़ी सास गोमती और पति मनोहर जो मजदूरी से बड़ा ही कम कमाता था। ऐसे में परिवार का खर्चा पूरा न पड़ने की वजह से सुधा नीरजा के यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। मेम साहब, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, जा। और सुन, कल जरा जल्दी आना, छत और बगीचे की सफाई भी करनी है। 26 जनवरी है, 2 दिन बाद। सुधा घर जाने लगती है। पूरी सड़क पर ठंडी ठंडी सर्द हवाओं की सरसराहट थी। सरकारी लोग तिरंगे रंग की लाइट लगाकर सड़कों को सजा धजा रहे थे, तो वहीं फौजियों की टुकड़ी रिपब्लिक डे के दिन होने वाले परेड की तैयारियां कर रहे थे। ये देखकर सुधा दुखी मन से बोल पड़ती है, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। सज धज कर आज धरती माता केसरी रंग में रंगी है। काश कि जैसे ये तिरंगे का रंग आपस में मिलजुल कर सुंदरता को बढ़ाते हैं, इस दुनिया से भी अमीर और गरीबों में किए जाने वाला भेदभाव मिट जाता। इतने में सुधा की झोपड़ी आ जाती है, जहां उसके दोनों बच्चे ओट पर बैठे थे, उसकी बाट जो रहे थे। तभी रानी कहती है, माँ, आप आ गई। मैडम जी ने कहा है रिपब्लिक डे पर सभी बच्चों को नए कपड़े पहनकर आना है। हमारे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं, हम स्कूल में क्या पहनकर जाएंगे? तभी सुधा की नजर रानी के लाल पड़े हाथों पर जाती है और वो पूछती है, अरे रानी बेटी, तेरे हाथों में ये जख्म कैसे हुआ? तुझे चोट लगी थी क्या? तभी सुधा का 7 साल का बेटा सोनू कहता है, नहीं माँ, बल्कि रानी को मैडम जी ने मारा था। रानी की कॉपी भी भर गई है, इसलिए वो बेचारी कल होमवर्क नहीं कर पाई थी, तो मैडम जी ने उसे बहुत मारा। ये सुनकर बेचारी सुधा का दिल पिघल जाता है और वो आंसुओं के साथ रानी का जख्म भरा हाथ को चूम कर उसे कलेजे से लगा लेती है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी ये गरीब माँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। सुधा बहू, तू अपने आप को क्यों दोष देती है? तू तो दिन रात कमर तोड़ कर मेहनत कर रही है। तुझे इस घर की लक्ष्मी, इस घर की बहू बना कर लाई थी। मैंने कभी सोचा भी ना था कि तुझे इस घर की चौखट लांग कर औरों के घरों में काम काज करने जाना पड़ेगा। विधाता भी सारे सितम और दुख हम गरीबों को ही देते हैं।
इतने में मनोहर मिट्टी से सना हुआ ठंड में ठिठुरता हुआ घर आता है। अरे मनोहर, आ गया बेटा तू। पैसे मिले क्या? नहीं अम्मा, सेठ ने पैसे दिए ही नहीं। 26 जनवरी आ रही है तो उसके घर बड़ा जश्न रखा है। जो भी पैसे मिलेगा वो 26 जनवरी के बाद ही मिलेगा। जाने धरती मैया ने हमारे भाग में क्या लिखा है। अजी चिंता ना करो, मैं मालकिन से कल थोड़े पैसे मांग ले आऊंगी। यही आस लेकर सुधा अगले दिन काम पर निकल जाती है। तभी नीरजा उस पर चिल्ला पड़ती है। तू अब आई है सुबह के 10 बजे? सफाई कब करेगी? कल रिपब्लिक डे है। मेम साहब, मैं सब कर दूंगी। वो मेम साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। पहले जाकर सफाई कर। देख नहीं रहे मैं फेशियल कर रही हूँ। जहाँ बेचारी वो गरीब बहू घर की सफाई में लग जाती है, वहीं अमीर बहू नीरजा अपने सजने धजने में लगी होती है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। मेम साहब, सब हो गया। कल 26 जनवरी है, थोड़े पैसे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में दाना पानी कुछ भी नहीं है और मेरे बच्चों के पास स्कूल का स्वेटर तक भी नहीं है। नीरजा गरीब सुधा की दुख भरी स्थितियों को समझने की बजाय उसे झाड़ देती है। उफ, तुम गरीबों का ये दुख तो खत्म ही नहीं होता, इसलिए अपना ये दुख मुझे मत सुना और जा। अब क्या मेरे सर पर खड़ी रहेगी? बड़ी बेइज्जती के साथ नीरजा अमीरी के घमंड में उस गरीब बहू की आस तोड़ देती है। सुधा सारे रास्ते रोते हुए लौट आती है। अगले दिन 26 जनवरी का दिन भी आ जाता है। सुधा तड़के सुबह उठकर अपना घर द्वार लीपती है। उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी उस गरीब बहू का मन भारत माता की भक्ति से भरा हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा हमारा। गाते गाते उस गरीब बहू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सभी के आंगन में तिरंगा झंडा लहरा रहा है, मगर एक मुझ गरीब बहू का घर द्वार ही सूना है। धरती माँ, सुधा के गरीब बच्चों की आंखों में अभी एक आस बाकी थी। सुधा अपने मन का दुख भुलाकर काम पर आ जाती है, जहां नीरजा तिरंगे रंग की साड़ी पहने अपने गालों पर झंडा बनाए होती है और सुधा को दिखाती है। अरे ओए, ऐसे घूर घूर कर देख क्या रही है? चल बता, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है मेम साहब। अरे सुधा, तुमने आज कुछ भी नया नहीं पहना। आज 26 जनवरी है। तभी नीरजा घमंड में इतराती हुई कहती है। ओफो सासू माँ, आपने भी कैसी बात कर दी? इस गरीब के पास कुछ नया होगा तब तो पहनती। सुधा रसोई में अपने काम में लग जाती है तो वहीं नीरजा छत पर जाकर अपनी तस्वीरें खींचती है। तो वहीं उसके दोनों बच्चे बड़ी उमंग और उत्साह से पतंगे उड़ाते हैं। तभी लड्डू पकोड़े और बहुत कुछ बनाकर सुधा छत पर लाती है। नीरजा के बच्चों और पति और उसके परिवार को खुश देखकर सुधा अपने परिवार के बारे में सोचने लगती है। नीरजा मेम साहब कितनी खुशनसीब हैं। ईश्वर ने उनको धन संपत्ति सब कुछ दिया है, मगर किसी ने ठीक ही कहा है, ईश्वर जिसे भर भर कर धन देता है उसको देने का दिल नहीं देता। तभी पतंग उड़ाते हुए एकदम से नीरजा की बेटी रूही का हाथ धागे से बुरी तरह से कट जाता है। मम्मी, मुझे चोट लग गई। तभी सुधा आकर उसकी कटी हुई उंगली अपनी साड़ी में दबा लेती है। कुछ नहीं होगा रूही बेटा, अभी थोड़ी देर में खून बहना रुक जाएगा। गुस्से से दंदनाकर नीरजा बीच में आकर सुधा को झड़प देती है। 2 कौड़ी की गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ अपनी 2 कौड़ी की गंदी साड़ी में रखने की? मगर मेम साहब, रूही का कितना खून बह रहा था तो जाने दिया होता। अरे तेरी गंदे आंचल से तो अच्छा ही होता। नीरजा की सोच से सुधा को बहुत ठेस लगती है। बस कीजिए मेम साहब, बस बहुत हो गया। मेरी गलती थी, मगर माँ हूं ना, 9 महीने पेट में औलाद को ढोया है, इसलिए किसी के बच्चे का एक कतरा खून भी बहता देखकर एहसास होता है जैसे अपने बच्चों का खून बह रहा है। इसलिए मेरी ममता ने आंचल मैला है या नहीं, ये नहीं देखा। अरे जब ये धरती माता ये नहीं देखती कि सरहद पर भारत की सेवा करने जाने वाले उनके बेटे कौन सिख है, कौन गोरखा और कौन जाट मराठा, तो फिर आप क्यों? और देशभक्ति दिल से आती है, ना कि तिरंगे रंग की साड़ी पहन लेने से और चेहरे पर झंडा बना लेने से।
सुधा की बोली बातें तमाचे की तरह जाकर नीरजा के गाल पर लगती है, जिसके बाद उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है। सुधा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी अमीरी का घमंड दिखाया, मगर देशभक्ति किसे कहते हैं आज तुमसे सीखा है। आखिर में नीरजा गरीब सुधा को गले लगाकर गणतंत्र दिवस की बधाई और उसके बच्चों के लिए पतंग, मिठाई और पैसे देती है, जिससे उस गरीब बहू के परिवार का 26 जनवरी खुशियों से भर जाता है।